नमस्कार सभी को। मैं कपिल गर्ग एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अगर आप कंप्यूटर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके HSSC, STAT, GATE, NET, CTET, NVS और KVS में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड होती है? तो आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए। तो आंसर है फोर्थ जनरेशन आपकी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब एज अ बेसिक कंपोनेंट। वैक्यूम ट्यूब का हमने किस जनरेशन के अंदर यूज किया था? तो ये सभी को पता होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर है फर्स्ट जनरेशन। और थर्ड क्वेश्चन है बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। किस जनरेशन में हमने बैच प्रोसेसिंग स्टार्ट की थी? कंप्यूटर की किस जनरेशन के अंदर हमने बैच प्रोसेसिंग सिस्टम स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर है सेकंड जनरेशन। अगर आपको इनका आंसर पता है तो वेल एंड गुड। हम लास्ट के इस वीडियो के लास्ट में 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पता तो घबराइएगा नहीं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए थे या फिर जो भी कंसेप्ट है वो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। आपको कभी भी क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल मेरी वीडियो लास्ट तक देखें और मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस कभी भी रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इतने अच्छे से मैं आपके क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं हमारा टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि व्हाट इज कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन है कि जो कंप्यूटर में 1945 में जैसे हमारी फर्स्ट जनरेशन आई थी, हमारा पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर आया था एडवैक, उसके बाद से हमारी ये जनरेशन चलती आ रही है। तो हम कंप्यूटर की जनरेशन को 5 जनरेशन में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी हमारी 1945 से लेकर के 1959 तक चली। उसके बाद सेकंड जनरेशन 1959 से 1965 और थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 और फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 और फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेकर अब तक जो चल रही है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन ही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आपको कोई भी चीज क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम जनरल कंसेप्ट देखते हैं कि एक्चुअल में जनरल कंसेप्ट है क्या। व्हाट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑल अबाउट? तो स्टूडेंट्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है क्या? इट इज द डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट प्रोसेस ओवर द ईयर। मतलब कि 1945 से लेकर के आज तक कंप्यूटर के अंदर जो चेंज आया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जैसा कि आपको पता है टाइम के साथ हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो कंप्यूटर के कुछ जो फैक्टर्स है उनमें चेंज आएगा ही आएगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो चेंज होता है वो आपकी स्पीड है, रिलायबिलिटी जिसपे हम विश्वास करते हैं कंप्यूटर में, मेमोरी कैपेसिटी, वो इंक्रीज होती रहेगी टेक्नोलॉजी चेंज के साथ। जैसे ये एरो ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये स्पीड हमेशा कंप्यूटर की आगे आने वाले टाइम में बढ़ती रहेगी। आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन हम बात करते हैं 1950 की और सेकंड जनरेशन 1960, थर्ड जनरेशन 1970 और फोर्थ जनरेशन 1980 के कंप्यूटर की और आज के जो कंप्यूटर है उनमें। तो आप स्पीड देखेंगे, स्पीड हमेशा ही टाइम के साथ हमारी इंक्रीज होगी। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती रहेगी, रिलायबिलिटी है वो हमेशा ही बढ़ती रहेगी, मेमोरी कैपेसिटी है वो भी आपकी इंक्रीज होती रहेगी। तो ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये जनरल सा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जनरल दिमाग लगाना जरूरी होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दे देता है, तो आपको जनरल अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका उस टॉपिक के बारे में तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या चीज है जो डिक्रीज होगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी कंप्यूटर के अंदर हीट जो जनरेशन है, कंप्यूटर हमारी हीट जनरेट करता था,
ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हम बात करेंगे, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था और धीरे धीरे हीट जनरेशन आपकी जो कंप्यूटर की कॉस्ट है, कंप्यूटर का साइज है और मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती रहेगी, कम होती रहेगी। ठीक है, तो आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बस ये आप 7 पॉइंट तो अच्छे से अपने माइंड में बिठा लें कि जैसे जैसे जनरेशन, हम फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो स्पीड सबसे कम होगी, रिलायबिलिटी भी कम होगी, मेमोरी कैपेसिटी कम होगी, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, वो कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा होती है, साइज भी उसका बहुत बड़ा होता है और हमें मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था। जैसे जैसे हम जनरेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी ये चीजें जो है वो कम होती रहेगी। देखिए, ड्यू टू टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है, 6 फैक्टर है जो हमेशा ही इफेक्ट होंगे कंप्यूटर में। जो मैंने 6 फैक्टर है, जो 3 फैक्टर जो डिक्रीज हो रहे हैं वो है कंप्यूटर का साइज, हमेशा ही डिक्रीज। पहले जो हमारा साइज था वो रूम के जितना था, फिर हम धीरे धीरे आज आप देख रहे हैं आपके लैपटॉप, नोटबुक्स, आपके टैबलेट्स वो छोटे साइज में आ गए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कंप्यूटर हमारा फोन के साइज में आने लगेगा। हीट आपकी डिक्रीज होती है, कॉस्ट भी आपकी डिक्रीज होती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है, कंप्यूटर की। और मेमोरी कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज होगी। पहले हम एमबी के अंदर काम करते थे, फिर हमने डाटा स्टोर जीबी में करना स्टार्ट किया, फिर हमने टीबी में स्टोर करना स्टार्ट किया और आगे आने वाले टाइम में हम टीबी में डाटा स्टोर करेंगे। स्पीड भी इंक्रीज होती रहेगी और रिलायबिलिटी आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये जनरल सा कंसेप्ट है। अगर आप कोई थ्योरेटिकल एग्जाम थ्योरी में आपको कुछ लिखना है तो आप ये 6 पॉइंट आसानी से याद करके लिख सकते हैं। आपको कोई भी गलत नहीं करने वाला, क्योंकि जैसे जैसे अगर आपको कंपैरिजन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, तो आप इन 6 पॉइंट्स को लेकर के आप 6 पॉइंट आसानी से बना सकते हैं और 2 या 3 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका इजीली कवर हो जाएगा। तो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारी जनरेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया ही है। टाइम पीरियड आप देखिए कि नेट पर या फिर अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम आइडिया से लेकर चलेंगे। हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो 1945 से लेकर के 1960 के बीच में जो हमारे कंप्यूटर थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स क्या थे? इट मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था हमारा वैक्यूम ट्यूब से बना होता था। देखिए, जिस भी पॉइंट को मैंने रेड किया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको वो ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो आपसे ये क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब हमने यूज किया फर्स्ट जनरेशन में, जो केवल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था उस टाइम प्रेजेंट था। ठीक है, और ये हमारा जो कंप्यूटर था, सेकंड पॉइंट है, दीज कंप्यूटर कुड कैलकुलेट इन मिली सेकंड में आपका कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। एग्जाम्पल्स हैं इसके एनियाक, एडवैक, यूनिवैक। देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इसी से हमारी कंप्यूटर जनरेशन स्टार्ट हुई है। एनियाक, एडवैक, यूनिवैक का तो आप नाम याद रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पिक्चर्स के अंदर देखिए, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इतना पूरा बड़ा कंप्यूटर होता था और जो हमने डिवाइस यूज किया था वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। देखिए, वैक्यूम ट्यूब है आपकी एक बल्ब की तरह, जैसे हम गाड़ियों की हेडलाइट में ट्यूब लगी होती है वैसी ही ट्यूब होती है आपकी वैक्यूम ट्यूब। वो हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते थे। एक कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। तो आपको पता है कि अगर एक बल्ब हम लगाते हैं तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है वो रूम के अंदर। अगर हम हजारों बल्ब एक साथ लगाएंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा, वो आपकी एनर्जी भी कंज्यूम ज्यादा करेगा, आपका जो साइज है कंप्यूटर का वो भी बढ़ेगा। तो देखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या थी फर्स्ट जनरेशन की। दीज आर वेरी बिग इन साइज एंड टू हैवी भी बहुत होता था और साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता था, कॉस्टली भी था। और स्टोरेज के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर सकता था और इसकी स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक ड्रम फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे डाटा स्टोरेज के लिए। इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब यूज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और हमने इनपुट के तौर पर पंच कार्ड यूज किया था। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, पंच कार्ड हमने किस जनरेशन में यूज किया? तो फर्स्ट जनरेशन में हमने पंच कार्ड इनपुट के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम ये करेगा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा एनर्जी लेती है।
अगर आप हजारों वैक्यूम ट्यूब को एक साथ ऑन करोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। लेस रिलायबल, वैक्यूम ट्यूब से गर्मी ज्यादा होती थी और वैक्यूम ट्यूब बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, तो हमें कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थी हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था 1959 से लेकर के 1965 तक रहा, और इस जनरेशन में हमने जो डिवाइस यूज किया वो था ट्रांजिस्टर। याद रखिएगा, सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर यूज करना स्टार्ट किया था। फीचर क्या था? द साइज ऑफ कंप्यूटर वर रिड्यूस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। देखिए, ट्रांजिस्टर हम यूज करेंगे तो साइज उसका धीरे धीरे, मैंने आपको वो 6 पॉइंट बताए थे, साइज इसका कम होता रहेगा, ठीक है, लेस एनर्जी कंज्यूम होगी, लेस हीट होगी और कॉस्ट भी इसकी कम होती रहेगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज का यूज करना हमने स्टार्ट कर दिया था सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन के अंदर हमने असेंबली लैंग्वेज, और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज ही है असेंबली लैंग्वेज। जब अब आने वाले टाइम में, आगे मैं टाइम में आपको जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस करवाऊंगा, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि असेंबली लैंग्वेज आपकी सेकंड जनरेशन जो 2GL आपकी लैंग्वेज है, हमने सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया था। अब इसकी बेटर रिलायबिलिटी थी और बेटर स्पीड थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, और जो डाटा था वो कैलकुलेट होता था माइक्रो सेकेंड्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी स्पीड माइक्रो सेकंड में थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। अब डिवाइस देख लेते हैं। देखिए, जो पहले रूम के जितने का साइज का हमारा कंप्यूटर था, अब एक डेस्क के जितना इसका साइज हो गया है, और ये वो डिवाइस है, इसे हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये पिन आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमने इस डिवाइस में, यहाँ देखे नीचे काफी सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, और ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ऐसा बना होता था। तो साइज रिड्यूस हुआ था और हीट जनरेशन भी रिड्यूस हुई, कॉस्ट भी इसकी कम हुई एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ये था कि हीट जनरेशन कम तो हुई, लेकिन हमें कूलिंग सिस्टम फिर भी रिक्वायर्ड था। कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी। कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड थी, और स्पेसिफिक पर्पज के लिए, हम जनरल पर्पज के लिए यूज नहीं करते थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, इसको कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज किया जाता था। एग्जाम्पल्स है कुछ इसके एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते, तो इनको आप ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में क्या था? इसका टाइम पीरियड 1965 से 1971 तक जो हमारे कंप्यूटर है वो हमारी थर्ड जनरेशन में कहलाई। इसके अंदर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज, आईसी नाम सुना होगा, आईसी आपने, इंटीग्रेटेड सर्किट उसकी फुल फॉर्म होती है, वो हमने यूज करना स्टार्ट किया। आईसी वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट नॉइसी एंड जैक कैलिबी इन 1958 एंड 1959। तो रॉबर्ट नाइसी और जैक कैलिबी ने हमारी आईसी को इन्वेंट किया था। आईसी क्या होती है? आईसी वाज ए सिंगल कंपोनेंट कंटेनिंग नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में हमने जो ट्रांजिस्टर यूज किया था, उसको एक साथ एक कंपोनेंट में कई सारे ट्रांजिस्टर फिट कर दिए जाते हैं, वो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके कुछ इस तरह से हैं। अब बात करते हैं पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ये हमारा कंप्यूटर कुछ इस तरह का होगा। अब हम इसको डेस्क के ऊपर रख सकते थे। फर्स्ट जनरेशन में हमारा रूम के जितना था, सेकंड जनरेशन में हमारी डेस्क के जितना था, और अब ऐसा कंप्यूटर हो गया था जिसको हम डेस्क पे रख सकते थे। ठीक है, और ये हमारी इंटीग्रेटेड आईसी है हमारी, जिसके अंदर काफी सारे ट्रांजिस्टर फिट किए गए हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड करना, कई ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये हमारी आईसी बनती थी इससे। अब फीचर की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन का फीचर आपको पता है, वो 6 पॉइंट तो आपके आने हैं। स्मॉलर था, फास्टर हुआ हमारा, चीपर मतलब सस्ता हुआ, रिलायबल, हम ज्यादा रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, कि हम कंप्यूटर के ऊपर कितना विश्वास कर पाते हैं। पहले वाले कंप्यूटर बहुत जल्दी खराब होते थे, तो हम डाटा बहुत कम स्टोर करते थे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम में आप देखते हैं कि आप कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायबल है। आप कोई भी डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं और भूल जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि ये कंप्यूटर 5, 10 साल, 15 साल कहीं भी नहीं जाने वाला, ये डाटा हमारा सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। तो आज के टाइम में कंप्यूटर बहुत ज्यादा रिलायबल है। परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई थी बिकॉज ऑफ आईसी और बिग स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी हमने बहुत बड़ी हो गई थी हमारी। इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड की जगह इस जनरेशन में हमने माउस और कीबोर्ड का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड जनरेशन में हमने माउस का हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया था, कीबोर्ड का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके अंदर ही हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो आ चुका था थर्ड जनरेशन के अंदर। और कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग एंड मल्टी
सिंपल प्रोग्रामिंग भी आपका थर्ड जनरेशन के अंदर आ चुका था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान में रखेंगे पॉइंट्स। और अब की बार जो हमारी कंप्यूटर की स्पीड थी वो माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड में हो गई थी। एक सेकंड का कुछ करोड़वां हिस्सा आपका नैनो सेकंड कहलाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज ये था कि चिप को बनाना और मेंटेन करना डिफिकल्ट था। हाई टेक्नोलॉजी हमें जरूरत पड़ती थी टू मैन्युफैक्चर द चिप्स। आईसी को हमें बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती थी। एयर कंडीशनिंग यहाँ पर भी रिक्वायर्ड थी, यहाँ पर भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती थी। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टाइम पीरियड 1971 से 1980 तक रहा। इस टेक्नोलॉजी में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया स्टूडेंट। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ध्यान रखिएगा, फोर्थ जनरेशन में जो डिवाइस यूज हुआ वो था हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जितने भी लॉजिकल और अर्थमेटिक फंक्शन थे वो सारे के सारे हमारा प्रोसेसर प्रोसेस करता था। ठीक है, इसके अंदर हमने GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हमने इसके अंदर यूज करना स्टार्ट कर दिया था। मेन्यू बार आ चुका था आपका फोर्थ जनरेशन के अंदर, तो GUI इंटरफेस आपका फोर्थ जनरेशन में आया। और जो टेक्निक हमने माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में यूज की वो थी VLSI। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार फुल फॉर्म आती है। VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज के बहुत बड़े पैमाने पे आपके सर्किट्स को इंटीग्रेट किया जाता था। एग्जाम्पल्स, आप बहुत से एग्जाम्पल्स है, पढ़ सकते हैं। आप पिक्चर से बात करते हैं, देखिए ये हमारा थर्ड जनरेशन था और ये हमारा फोर्थ जनरेशन है। डिवाइस हमारे कंप्यूटर काफी छोटा हो गया और ये आपका प्रोसेसर है। देखिए यहाँ पर आपको चिप दिखाई दे रही है, ये छोटी सी चिप हमारी प्रोसेसर होती है। ये इंटेल पेंटियम T4 है। ठीक है, ऐसे ही VLSI इसको बोलते हैं। देखिए जब एक सिलिकॉन के ऊपर हम एक चिप को ऐसे बिल्ड करते हैं, इसको हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसके अंदर काफी सारे ट्रांजिस्टर है जो हमने एक चिप के अंदर फिट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये इसे हम VLSI बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या रहेंगे, जैसे कि आपको पता है स्पीड हमारी फास्ट हुई, साइज इसका कम हो गया, हीट जो थी वो नेग्लेजिबल हो गई थी, मतलब कि नाम मात्र की हीट रही थी। स्मॉल इन साइज, इजिली पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है कि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते थे और रिलायबल भी बहुत था। लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती थी। यूज ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। अब डिसएडवांटेज क्या थी, डिसएडवांटेज ये थी कि माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन और फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन का मतलब है कि हमने इंटीग्रेट तो कर दिया, कई सारे ट्रांजिस्टर तो एक साथ मिला दिए, लेकिन उसके ऊपर उसके जो कवच होता है, जो कवर हम चढ़ाते हैं, वो कवर चढ़ाना उसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और सर्किट ताकि डैमेज ना हो, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। और सेकंड थी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमें जरूरत पड़ती थी VLSI IC को बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी डिसएडवांटेज रहेगी। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1980 से लेकर अभी तक हमारी फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है। इसके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। द एम ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज टू मेक ए डिवाइस विच कुड रिस्पॉन्स इन नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। मतलब कि अब हमें कीबोर्ड माउस से इनपुट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नेचुरल इनपुट देते हैं, जैसे हम बोल के बताते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम गूगल असिस्टेंट को बोल के बताते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज को ही पहचान लेता है, अपनी लैंग्वेज से ही इनपुट ले लेता है। तो वो सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप गूगल मैप का यूज करते हैं, वो भी आपका एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है स्टूडेंट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे ही बोलते हैं। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन ULSI। देखिए वहां पर VLSI था और इस जनरेशन में हमने ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा लार्ज पैमाने पे, लगभग 1 करोड़। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। मतलब कि एक चिप थी उसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा कंपोनेंट्स हम एक छोटी सी चिप में फिट कर देते हैं। तो वो टेक्निक जो थी उसको हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। ULSI टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब बात करते हैं कुछ पिक्चर्स की। आपने कई मूवीज में देखा होगा, अभी तक हमारे जो जनरल यूज में हमने यूज करना स्टार्ट नहीं किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। केवल फोन्स के अंदर कुछ एप्लीकेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करती है, लेकिन अगर आपने ये मूवी देखी होगी, कई मूवीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा एग्जांपल लिया जाता है। जैसे सेकंड पिक्चर में देखिए, ये एक मूवी है
आयरन मैन अगर आपने कभी देखी होगी, और ये टोनी स्टार्क है। टोनी स्टार्क अपना जो कंप्यूटर है जिसका नाम जारवेज है उस पे काम कर रहा है। आपको देखिए यहाँ पर आपको ना तो एलसीडी दिखाई दे रही है ना कुछ और, आपको हवा में ही पूरा डाटा दिखाई देता है, हवा में ही आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये वॉइस को पहचानता है, हमें कीबोर्ड माउस की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारी आवाज से ही सारा कंप्यूटर काम करने लग जाए, कंप्यूटर हमारी आवाज से ही इनपुट लेने लग जाए, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं और न्यूरल लैंग्वेज बोलते हैं उसको। ठीक है, जब हम आवाज से जो हमारी वॉइस है वॉइस रिकॉग्नाइज करने लग जाए डिवाइस, तो वो न्यूरल लैंग्वेज की हेल्प से पॉसिबल हुआ है। अब बात करते हैं फीचर। फीचर आपको पता ही है, ज्यादा रिलायबल है। आज के कंप्यूटर फास्टर भी बहुत है, डिफरेंट डिफरेंट साइज में आते हैं, अलग अलग साइज में आता है। आपका फोन अलग साइज में होता है, आपकी टैबलेट अलग साइज में, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो बहुत से अलग यूनिक फीचर होते हैं और अलग अलग साइज में आते हैं। आपका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। और अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो इसमें लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग स्किल, दे नीड वेरी लो लेवल। देखिए, जब हम न्यूरल लैंग्वेज पे काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, तो आपको लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज की बहुत अच्छी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये क्या करता है, टू मेक ह्यूमन ब्रेन डल एंड डूम, मतलब कि हम काम हिल डुलना पसंद नहीं करते। जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मान लो कि रोबोट आ जाता है, रोबोट को ही हम कमांड देते रहते हैं, ये काम कर दो वो काम कर दो, तो हम ना तो कुछ चलते ना बैठे रहते हैं, डम और डूल हो जाते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। और एग्जांपल आपको पता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये हमारे सारे तो है। अब स्टार्ट करते हैं। आपको आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया हुआ, एक पिक्चर आपके माइंड में बन गई होगी कि जो 1950 के कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में क्या कुछ डिफरेंस आया है। और मैंने बहुत सी पिक्चर्स की हेल्प ली है ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं वही क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द जनरेशन बेस्ड ऑन बीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का हमने यूज किस जनरेशन में किया? ऑप्शंस आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बताइए जल्दी से, किस जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया? आंसर इज फोर्थ जनरेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का हमने किस जनरेशन में यूज किया था? देखिए, सबसे पहले हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। यस, राइट आंसर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। अब बताइए, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज इन दिस जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग का यूज हमने कहाँ किया? पीछे आया था, बैच प्रोसेसिंग हमने सेकंड जनरेशन के अंदर स्टार्ट की थी। देखिए, बैच प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बैच प्रोसेसिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? पहले क्या था कि कंप्यूटर एक टाइम में एक ही काम करता था, लेकिन सेकंड जनरेशन क्या हुआ, हमने जो हमारा काम होता था उसके हमने बैचेज बनाने स्टार्ट कर दिए। मतलब कि ये काम कंप्लीट होने के बाद आपको ये काम करना है, ये काम कंप्लीट होने के बाद ये काम करना है। तो वो वर्क का हम जो प्रोसेसर था, प्रोसेसर के लिए एक बैच तैयार कर देते थे टू डू वर्क डन। जो वर्क आपको करना था उसका हम बैचेज बना देते थे, उसको हम बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं, द फोर्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन आईसी। ट्रू फॉल्स आया हुआ है। बताइए कि फोर्थ जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट पे डिपेंड होती थी? नहीं, माइक्रो प्रोसेसर पे होती थी। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट विद यूजिंग ट्रांजिस्टर एज अ बेसिक कंपोनेंट। ट्रांजिस्टर का यूज हमने किस जनरेशन में किया था? बताइए जल्दी से। पहले में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर। यस, सेकंड इज द राइट आंसर। पंच कार्ड वाज मेनली यूज इन दिस जनरेशन फॉर इनपुट। देखिए, पंच कार्ड का प्रयोग हमने कहां पर किया था? मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ था रेड वर्ड से, तो वो फर्स्ट जनरेशन में हमने पंच कार्ड का यूज करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था किसके ऊपर बेस्ड होता था? ऑप्शन है आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बताइए जल्दी से। माइक्रो प्रोसेसर इज द राइट आंसर। उसके बाद, डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट यूजिंग आईसी। आईसी का यूज हमने कहां पर स्टार्ट किया था? थर्ड जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आईसी और फोर्थ के अंदर माइक्रो प्रोसेसर। अब कीबोर्ड वाज कम्स इनटू प्ले इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बताइए किस जनरेशन में हमने एज ए इनपुट कीबोर्ड का यूज करना स्टार्ट किया? कीबोर्ड और माउस, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, जल्दी से बताइए। आंसर इज थर्ड जनरेशन। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, द फिफ्थ जनरेशन वाज बेस्ड ऑन। किसके ऊपर बेस्ड है फिफ्थ जनरेशन? चलो ऑप्शन दे देता हूं, बताइए जल्दी से।
यस, राइट आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 11th क्वेश्चन है द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वी स्टार्ट यूजिंग माउस। माउस और कीबोर्ड का हमने यूज एक साथ ही स्टार्ट किया था, कौन सी जनरेशन में? 3rd जनरेशन में। 12th क्वेश्चन है ओएस बाज कम्स इनटू प्ले। ऑपरेटिंग सिस्टम कब हमारा प्ले में आया, मतलब कि कब रोल में आया? तो वो है आपका 3rd जनरेशन में। जीयूआई कब रोल में आया आपका? वो आपका 4th जनरेशन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएलएसआई स्टैंड फॉर। देखिए बहुत बार पूछा जाता है यूएलएसआई की फुल फॉर्म बतानी है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अंडर लोअर स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन, अंडर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ए आपका ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वी स्टार्ट यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। देखिए मैंने आपको बताया था असेंबली लैंग्वेज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बताइए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यस, राइट आंसर इज सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एनिएक कंप्यूटर बिलोंग टू। देखिए बहुत बार पूछा गया है क्योंकि इसी से हमारी जनरेशन स्टार्ट हुई थी। एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। किस जनरेशन से? फर्स्ट जनरेशन से, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट ही एनिएक कंप्यूटर से हुई थी। वीएलएसआई की फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो सी ऑप्शन रहेगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 17th क्वेश्चन है इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वी स्टार्ट यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। बताइए हमने असेंबली लैंग्वेज, क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेकंड जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कम्स इनटू प्ले। बताइए अब देखिए ऑप्शन ध्यान रखिएगा, जीयूआई और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर अलग अलग है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने 3rd जनरेशन में यूज करना स्टार्ट किया और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका 4th जनरेशन में यूज होना स्टार्ट हुआ। आईसी की फुल फॉर्म बतानी है, आप सभी को पता है आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, बी ऑप्शन रहेगा। बाकी जो ऑप्शन है वो है इंटरचेंज कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट, सी ऑप्शन है इंटेल सर्किट और डी ऑप्शन है इंटेल कंप्यूटर। तो आपका बी ऑप्शन रहेगा इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद 20th क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। देखिए माइक्रो प्रोसेसर तो आज भी यूज होता है। यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज हुआ? 5th, 2nd, 3rd, 4th। तो आपका 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए और आप सबसे पहले उसको देख सकें। ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और मैं ऐसे ही आपका कंसेप्चुअल, मतलब कि कंसेप्ट के साथ, टॉपिक के साथ उनके क्वेश्चंस भी लाते रहूंगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले टाइम में आपको क्रैमिंग की जरूरत ना पड़े। आप वीडियो देखो और वीडियो से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हर एक वीडियो में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और टॉपिक होने के बाद हम दोबारा से क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।